अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में जो एक डिबेट छिड़ी हुई है कि आज़ाद कश्मीर का कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और डिबेट सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बल्कि डिबेट ये है कि बिग फैक्टर तनवीर इलियास की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एडिशन, एक बिजनेसमैन है, उनका सारा सरमाया पाकिस्तान में है, उनकी आज़ाद कश्मीर में एडिशन, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, हैवी वेट इन आज़ाद कश्मीर पॉलिटिक्स, अगेन ख्वाजा फारूक अहमद, अगेन अ बिग मैन, बिग पर्सनालिटी, और चौधरी अनवार उल हक। ये चार पर्सनालिटीज़ हैं जो अभी वज़ीर आज़म की लिस्ट में हैं, उस दौड़ में हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के चाय खानों में, आज़ाद कश्मीर के घरों में, डाइनिंग्स में एक डिबेट ये भी है कि पाकिस्तान क्यों, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इन सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ कर रहा है, और अगर एक सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट है, एक सालमियत का जो कंसेप्ट है, एक इंडिपेंडेंस का जो कंसेप्ट है, फिर कितना पीछे रह जाता है। इस पर बात करने के लिए एक ऐसे जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बड़ा क्लोजली वॉच किया। आज़ाद कश्मीर से ही इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान में ये एक इदारे के साथ काम करते हैं, प्रोमिनेंट इदारे के साथ, प्रोमिनेंट यूट्यूबर भी हैं। आबिद अंदलीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बतौर कश्मीरी कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके वज़ीर आज़म की ये लाइन लगी हुई है, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। देखिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आप अगर हिस्टोरिकली देखें, इससे पहले पिछले 10 साल को आप देखें क्या होता था। आपकी ये बात ठीक है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो उसको वज़ीर आज़म भी वहीं से मुंतखब होना चाहिए, उसको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, ये उसकी तौहीन है। आबिद साहब जी, डेमोक्रेसीज में ये होता है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है उस पार्टी का सदर वज़ीर आज़म बनता है। ठीक, आपके कश्मीर के, यानी हमारे कश्मीर के 4 वज़ीर आज़म, ये प्राइम मिनिस्टर उसके सामने खड़े। सर, ये कोई गलत बात नहीं है। आप इससे पहले देखें यहाँ होता क्या है। दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनका इतलाक आप डायरेक्ट यहाँ नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ के मारूजी हालात नहीं देखेंगे। यहाँ के मारूजी हालात क्या है? यहाँ जत्थों की सियासत होती है, यहाँ पावर पॉलिटिक्स होती है, यहाँ ब्लैक मेलिंग होती है, यहाँ लॉबिंग की जाती है, पैसा लगाया जाता है लोगों को अपने हक में करने के लिए। उनको मुख्तलिफ तरह से जो है वो उनको लालच दी जाती है। तो ये जो आप इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसकी 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। पिछली दफ़ा जो अभी जो गवर्नमेंट जो ख़त्म हो रही है नून लीग की, फारूक हैदर कैसे वज़ीर आज़म बना? फारूक हैदर ऐसे वज़ीर आज़म बना कि उन्होंने धमकी लगाई कि मेरा मजबूत ग्रुप है, कोई भी शख्स, कोई दूसरा अगर वज़ीर आज़म बनाया जाएगा तो हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ तक रिपोर्टेडली उस वक्त ये कहा जाता था कि फारूक हैदर ने यहाँ तक कहा है कि अगर मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा तो कोहाला का पुल जो है वो मैं काट दूंगा। ये ब्लैकमेलिंग, ठीक है, ब्लैकमेलिंग थी। उससे पहले आप देखें क्या हुआ। सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट जिसकी पब्लिक परसेप्शन ये थी कि वो लतीफ अकबर बनेगा पीपल्स पार्टी के दौर में, हुआ क्या सर? एक लिफाफा आया, लिफाफे में लिखा हुआ था भाई इसको एक्सेप्ट करना है इस वजारत को तो ठीक है, नहीं करना तो घर जाओ। रातों रात सरदार याकूब पार्टी का जिसके साथ इतना कोई लेना देना भी नहीं था, वो आज़ाद कश्मीर का सदर बन गया। अब वो सही चीज़ थी या ये सही चीज़ है कि एक पार्टी का चेयरमैन आपको बुलाता है, आपसे सवाल करता है कि बताएं आपका विजन क्या है कश्मीर के लिए, आप क्या कर सकते हैं कश्मीर के लिए? तो इसमें मसला क्या है? नहीं, उनका जो मैं बताता हूँ, उसका जो भी विजन है वो कश्मीरियों के लिए है। उस विजन को जस्टिफाई किया है उसने वोट लेकर, अपने लोगों के साथ कैंपेन करके, उन तक अपना नजरिया पहुंचाकर, अपना विजन पहुंचाकर। एक्सेप्ट हो गया कि जनाब आपका जो नजरिया हमें कबूल है, आपका विजन से हम एग्री करते हैं, तभी जाकर वोट दिया। Why to convince प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ओके, लिसन, देखिए उनको जो वोट पड़ा वो इमरान खान के नाम पे पड़ा। नवाज शरीफ अगर आज़ाद कश्मीर में कैंपेन करता है, मरियम कैंपेन करती है, तो इसका मतलब है उनका एक अमल दखल है, उनकी वहाँ पार्टी है, उस पार्टी के नाम पे, उस शख्सियत के नाम पे उनको वोट पड़ता है। नवाज शरीफ की पार्टी को जो वोट पड़ता है वो मरियम और नवाज शरीफ के नाम पे पड़ता है। सर 1973 से पहले तो ये सर आप आज की बात करें, आप आज की बात, पिछले जो 2 रिसेंट जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनकी बात करें, 1970 में मत जाएं। आज क्या है? आज इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट डाला। बतौर जर्नलिस्ट एंड वोटर यू एग्री टू इट कि यही प्रोसीजर होना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि ये बेस्ट रवायत है, ये बेस्ट रवायत है कि इमरान खान ने इसको कैसे कायम किया। देखिए उन्होंने इंटरव्यूज किए, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं हुए, वो किसी जत्थे का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने सबको बुलाया, एक लाइन में लगाया और खुद पूछा। देखिए इमरान खान का पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? उन्होंने पार्टी चेयरमैन की हैसियत से इंटरव्यू किए ना, उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि एक कश्मीर के अंदर वो लीडरशिप आए जो कश्मीरियों के मसलों को समझे, जो कश्मीर काज को इंटरनेशनल सतह तक लेके जाए, जो कश्मीर के जो ग्रास रूट के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करे। और जो जत्थों की सियासत होती है उसमें क्या होता है? पैसा चल रहा है कश्मीर में। देखिए पैसा कहाँ नहीं चलता। नहीं, आप खुद मौजूद थे। मैं आपको बताता हूँ, कौन कहता है कि पैसा नहीं चलता?
किस इलेक्शन में पैसा नहीं चलता? यहाँ सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं चलता। यहाँ ऑब्वियस होता है कि आपके 50-60 वोट हैं, ये उसके बावजूद भी आपको वो वोट नहीं पड़ते, पैसा चलता है। ये अनफॉर्चुनेट है। आजाद जो राजा फारूक हैदर ने बात की, उसने कहा गुर्बत ज्यादा है, 5-5 फारूक हैदर का अपना बेटा पैसा देते हुए पकड़ा गया, वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। शाह गुलाम कादर ने नीलम वैली में जाली नोट लोगों को तकसीम किए, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। क्या वो पैसा नहीं है? द लेजिटिमेसी ऑफ दिस इलेक्शंस, इंतखाबात की फिर हैसियत क्या है, लेजिटिमेसी क्या है? जब आपने और मेरे 5-5 हज़ार रुपये लेके वोट देने हैं, वोट कास्ट करने हैं, फिर ये राइट प्रोसीजर है इंतखाबात का? देखें, मैं आपको फिर ये कहूँगा कि हम किसी वेस्टर्न माशरे में नहीं रहते, इतनी किसी जदीद जमहूरियत में नहीं रहते कि जब जहाँ लोगों को ये पता हो कि वोट की वर्थ क्या है। ये मसले लोगों का वोट पैसों से खरीदने का किसने पैदा किया है? ये फौजियों ने पैदा किया हुआ है, इन्हीं सियासतदानों ने पैदा किया हुआ है। ये जब कौम को शऊर नहीं देंगे, कौम को जब ये रोजगार नहीं देंगे, जब ये कौम का जो लेवल है उसको इससे ऊपर नहीं उठाएंगे कि वोट जो है वो आपने पूरी आज़ादी के साथ देना है, उस वक्त तक ये चीज़ होती रहेगी। ये चीज़ें देखिए सर, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये साइड बाय साइड चलती हैं, ये बिजनेस है। सियासतदान कौम को इसी लेवल पे रखते हैं जहाँ से उनको इस तरह से उनको खरीद के वोट उनका हासिल करना है, उनके लिए ये ज़रूरी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि किसी भी माशरे के शऊर का, इज्तिमाई शऊर का जो आईना होता है वो सियासतदान होता है। बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर के बारे में एक परसेप्शन है कि वहाँ के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी शऊर रखते हैं, उसके बावजूद भी खैर ये भी एक डिफरेंट तरफ डिबेट चली जाएगी। तनवीर इलियास की एडिशन एस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पर हुई। देखें, हर शख्स के किसी न किसी लेवल पर एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होते हैं। तनवीर इलियास साहब के बारे में ये बज़ाहिर ये चल रहा है कि उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अब देखें मैटर ये करता है कि क्या तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बनते हैं। अगर वो बन जाते हैं तो फिर तो चलें, इस बात को तकवीत मिलती है कि ठीक है जी, इनके पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट भी थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। लार्जली मोटिव क्या हो सकता है, सोच क्या हो सकती है तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में लाने की, इंतखाबात में लाने की, जितवाने की? नहीं, ये अगर कोई ये कहता है कि उनको इंडक्ट किया गया और उनको स्पेशली कुछ बहुत उनके साथ इम्तियाजी सलूक करके उनको जिताया गया, तो ये ज्यादती है। तनवीर इलियास अपनी मेहनत से आया, उसने मेहनत की, उसने बहुत कम वक्त में बैरिस्टर सुल्तान को रिप्लेस कर दिया, बहुत हद तक। इसलिए उन्होंने दिखाया, उन्होंने नए लोग पार्टी में शामिल किए, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उन्होंने अपनी पब्लिक जो परसेप्शन थी उसको डेवलप किया विद इन नो टाइम। बैरिस्टर के पास तो 5 साल थे। नए लोग तो इतने शामिल नहीं हुए जितने ज्यादा बाकी लोग टूटकर इनके साथ मिले हैं। सर, नए लोगों से यहाँ यही मुराद है, बाकी लोग टूट के मिलाए गए और वही लोग उनमें से मैक्सिमम इलेक्शन जीत गए। इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स हुई है कश्मीर में, बिल्कुल हर जगह होती है। वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहे हैं? केवल वक्त है, लेकिन व्हाट्स योर परसेप्शन? देखिए, अगर आप ये 3 लोगों को देख लें, बैरिस्टर साहब को देख लें, सरदार साहब को देख लें और ख्वाजा साहब को देख लें, तो बैरिस्टर साहब टेस्टेड हैं, वो पहले रहे। उनका अलमिया ये है कि वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में रहते हैं। इसके लिए उनको अपने असूलों को कंप्रोमाइज करना पड़े, पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़े, किसी दूसरी सियासी जमात का क़याम अमल में लाना पड़े, उनका जो मोटिव है, उनका जो मकसद है सियासत का, वो प्राइम मिनिस्टर की झंडी है। ये तो वो इस मामले में बड़े एम्बिशियस हैं, ठीक है, बल्कि ओवर एम्बिशियस हैं, ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। जो सरदार साहब हैं, उनके जहन में भी ये चीज़ होगी, कौन ये नहीं चाहता कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, उनके जहन में भी होगी, तभी उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। वट एवर जो हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें तो रिपोर्ट नहीं होती। और ये दो लोग तो बज़ाहिर आए ही इसीलिए कि ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और इनको बनना चाहिए। जो इनमें तीसरा फैक्टर है ख्वाजा फारूक, वो इस दौड़ में ज़ाती तौर पे इसके उम्मीदवार नहीं थे, वो इंटरव्यू में शामिल हो गए, उनको कंसीडर किया गया। शायद उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो, पहली बात, उन्होंने कोई लॉबिंग नहीं की, उन्होंने खुद कहीं एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो ये उनका मेरिट है इस दौड़ में। अगर आप इन 3 लोगों के साथ उनका मेरिट तो है, लेकिन आपकी मालूमात क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है कि इस वक्त जो सूटेबल कैंडिडेट है इन 3 लोगों में, वो ख्वाजा फारूक साहब है। उसकी वजह ये है सर, इस वक्त आपको कश्मीर के अंदर वो लीडरशिप चाहिए। आप 4 साल बाद की कश्मीर को देखें, आप सिर्फ इस कश्मीर को ना देखें, आप उस कश्मीर को भी देखें। उस कश्मीर को आप लोगों ने बहुत हद तक डिस्टेंट कर दिया है, उसकी यूथ को आपने डिस्टेंट कर दिया है। आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा विजन नहीं था कि आप उन लोगों को अपने साथ जोड़ते। बजाय जोड़ने के, आप 4 साल के फारूक हैदर की कारकर्दगी उठा के देख लें, कोई एक चीज उनके क्रेडिट पे आप मुझे बताएं। जाते जाते 1500 लोगों को वो पकड़ करके, जो एडहॉक थे, मेरठ का कत्लेआम किया, आज ये रोते कि हमें वोट नहीं पड़ा। इनकी क्रेडिट पे क्या है?
انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ دنیا نیوز میں جو خبر چھپی ہے سلمان غنی کی کہ شہباز شریف صاحب خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل کیمپین میں جو کام ہم نے کیے ان پر بات کرنی چاہیے تھی انسٹیڈ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو نواز شریف کا نیریٹو ہے اس کو لے کر چلتے. سو یو تھنک کہ جو خواجہ فاروق احمد ہیں وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں؟ آئی تھنک ان کو بننا چاہیے. اچھا, ان کو اس لیے بننا چاہیے, ایک تو وہ جو اس پار کی کشمیری ان کی بہت اچھی فوٹنگ ہے اس طرف, ٹھیک ہے, ان کا انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جو ایکسپوئر ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں لوگوں کی نسبت. ان کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, بیسک ایشوز کیا ہے کشمیر کے. وہ کسی پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے, وہ غیر متنازع آدمی ہے. ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں تو یہ دونوں متنازع شخصیتیں بن چکی ہوئی ہیں. اور ان کے پرسنل دیکھیں نا, جو بندہ ایک ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ میں سب سے بیسٹ ہوں, تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. جو بندہ آلریڈی یہ ذہن میں رکھ کے کمپین کرتا ہے, یہ ذہن میں رکھ کے لابنگ کرتا ہے, انویسٹ کرتا ہے کہ میں ہی ہوں جو میں کر سکتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے اس کو سوال تو اٹھنا چاہیے نا. ایک چونکہ آپ انتخابات میں موجود تھے آزاد کشمیر میں, آپ نے کیا محسوس کیا آزاد کشمیر کا جو ووٹر ہے اس کی کیا سوچ ہے؟ آزاد کشمیر کا ووٹر اس وقت جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا, ڈیفینیٹلی وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان میں کس کی ہے, یہ بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو بیانیہ نون لیگ پروموٹ کر رہی تھی وہ فیل ہوا ہے. عمران خان نے کشمیر بھیج دیا, اس کو کشمیریوں نے بائی نہیں کیا. فاروق حیدر کو 5 لاکھ ووٹ پڑ گئے, وہ ٹھیک ہے. عمران خان کو 6 لاکھ ووٹ پڑے, وہ پیسے سے, وہ سارے پیسے کے پڑے. یہ منافقت ہے. یہ جو جواز فراہم کیا جاتا ہے کہ ہمیں 6 لاکھ ووٹ پڑے ان کو اور ان کی 26 سیٹیں اور ہمیں 5 لاکھ ووٹ پڑے تو ہماری جو ہے وہ 4 سیٹیں یا 6 سیٹیں, تو یہ کامن سینس ہے. ڈفرنس بہت کم ہے. عمران خان کی پارٹی پہلی دفعہ سے اس طرح سے اس نے ایک فل فلیج الیکشن لڑا آزاد کشمیر کا. ان کی پارٹی تو اقتدار سے الیکشن میں آئی ہے. تو یہ جو جواز, یہ جو بات تراشی جاتی ہے, اس کو بھی کوئی نہیں خریدا. کوئی نہیں. ایک سٹیٹ سے کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس پر آپ کا تجزیہ جانا. 32 لاکھ ووٹر ٹوٹل رجسٹرڈ تھے, 19 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا, 13 لاکھ لوگوں نے بائک آؤٹ کیا الیکشن سے. کیوں کیا؟ یہ ہر سال ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. بہت جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اس دفعہ تو زیادہ کم تھا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عید بھی ہے, زیادہ ہونا چاہیے, لیکن یہ اتنا ہی ہوتا ہے. نہیں, لوگوں نے بائک آؤٹ کیا سر. ایک یوتھ ہے, ایک باقاعدہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے بائک آؤٹ کیا, وہاں پر موجود تھے لیکن ووٹ کاسٹ نہیں کیا. یوتھ کا ایک یہ فیکٹر ضرور ہے. بہت سارے یوتھ اب جو ہے وہ اس الیکشن پروسیس کو نہیں مانتے. بہت سارے یوتھ جو ہے وہ دوسرے نظریات کے حامی بھی ہیں, انڈیپینڈنس کے حامی بھی ہیں. تو بہت سارے ایک وہ بھی فیکٹر تھا جن لوگوں نے اس ووٹ. یہ کوئی از اٹ اے پوائنٹ آف کنسرن؟ یس, اٹ شوڈ بی. 4 لاکھ ووٹرز تھے جو پاکستان میں تھے, ریفیوجیز میں تھے. 2.5 لاکھ ووٹ پڑے, لیکن جو 12 سیٹس ہیں اس میں انٹرسٹنگ سٹیٹ ایک یہ ہے کہ 6 سیٹیں وہ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں جن کے پاس صرف 5,000 یا 5,000 سے کم ووٹ پڑے. یہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے, میرے خیال میں پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے یہاں. لیکن 5,000 ووٹ لے کر آپ ایک ریاست کی نمائندگی کرنے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. سر دیکھیں گلگت میں کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا. بلوچستان میں بھی اتنے ہی 3-4 ہزار ووٹ لے کر لوگ جیت جاتے ہیں, اور وہاں تو وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں لوگ. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ہلکا ہے اس میں جتنے لوگ ہوں گے تو اتنے ہی ووٹ ڈالیں گے. یا اس کی آبادی کم ہے اگر, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ چھوٹے چھوٹے حلقے نا, یہ بہت ڈسٹینس میں, ایک حلقہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 25 تاریخ کو انتخابات ہوئے تھے, آج تقریباً 5-6 دن گزر چکے ہیں, وزیر اعظم نہیں بنا. ایکسپیکٹڈ کیا ہے, کب تک پرائم منسٹر کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کل تک ہو جائے, آج بھی ہو سکتی ہے, عمران خان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. عابد اندلیب صاحب میرے ساتھ موجود تھے, بڑے تلخ بولتے ہیں بعض چیزوں پر اور بڑی زبردست رائے رکھتے ہیں. اوبویسلی ایک صحافی کا ہونا ہی یہ چاہیے, ہی ہیز ٹو بی ویری گڈ اینڈ آرٹیکولیٹ ان ہز اوپینین. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.